नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू करवाते हैं। दुनिया में चल रही राजनीतिक हलचल, मौसम का हाल और साथ ही साथ हॉलीवुड एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें और खेल की भी खबरें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय कोस्ट गार्ड ने समंदर के रास्ते भारत में घुसकर मुंबई जैसे आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। 31 दिसंबर की रात गुजरात के पोरबंदर के पास कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी बोट का 1 घंटे तक पीछा किया था, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, उसके हिसाब से हमारे जो कमान अधिकारी है उन्होंने पूरा फॉलो किया। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया। सूत्रों के मुताबिक कोस्ट गार्ड के पास पहले से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि बोट का हैंडलर सैटेलाइट फोन से कराची में बात कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कराची के केटी बंदरगाह से ये बोट ISI की मदद से लश्कर तैयबा ने भेजी थी। बोट पर 4 आत्मघाती आतंकी सवार थे और उन्हें निर्देश दिए गए थे कि अजमल कसाब की तरह पकड़े जाने की सूरत में वो खुद को उड़ा लें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पास से फायरिंग जिस तरीके से लगातार हो रही है और ये है कि इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश बल क्या है किस तरीके से, क्योंकि कल भी मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश हुई है और लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश है सर। हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं। बीते 2 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। वहीं भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का कहना है कि भारत और चीन को दोस्ताना संबंध बनाने चाहिए। दलाई लामा ने ये बात गुजरात के शहर सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान कही। बेसिकली आई बिलीव इंडिया, चाइना बोथ मोस्ट पॉपुलेटेड टू नेशन। दरअसल मैं मानता हूं कि भारत और चीन दो अहम राष्ट्र हैं और किसी एक में दूसरे को मिटाने की क्षमता नहीं है। इसलिए आपको चाहे अनचाहे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है कि आप दोस्ती और खुशी के साथ रहें। अविश्वास और दुश्मनी की भावना में किसी का हित नहीं है। इसलिए हमें और नेताओं को कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। Animosity. Nobody's interest. So we must use, even politicians must use common sense. तिब्बत पर चीन ने साल 1959 में कब्जा कर लिया था। तभी से दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और तिब्बतियों को शरण देने का मुद्दा भारत और चीन के बीच विवाद की वजह बना हुआ है। वहीं बीते 2 सालों में भारत ने कई बार चीन की तरफ से घुसपैठ की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बार बार चीन ने आरोपों से इनकार किया है। 2014 इराक के लिए हिंसा वाला साल रहा। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने साल भर यहां तांडव मचाया और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। इराक सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में करीब 15,000 नागरिक और सैनिक मारे गए हैं और साल 2003 में अमेरिकी हमले के बाद ये सबसे ज्यादा खून खराबे वाला देश साबित हुआ है। इराक के गृह और रक्षा मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 2014 में मरने वालों की संख्या 15,538 रही। साल 2013 में यहां 6,522 लोग मारे गए थे, लेकिन 2014 में ये संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई, जबकि 2007 में हिंसा में 17,956 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के हालात को बेहद दुखद बताया है। आपको बता दें कि साल 2011 के आखिर में विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद से इराक में संघर्ष तेज हुआ है और अब इस्लामिक स्टेट के आतंकी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से को मिलाकर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान सुरक्षा बलों के कंधों पर है। काबुल के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानी ने अफगान जनता और सैनिकों का शुक्रिया अदा किया।
सबसे पहले मैं आप सभी अफगान लोगों और सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। साल 2001 में अलकायदा और तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान जंग का मैदान बन गया। लेकिन अब राष्ट्रपति अशरफ घनी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो इस सूरत को बदलेंगे। हम अपनी जमीन का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉर के लिए जंग के मैदान के तौर पर नहीं होने देंगे। समझौते के मुताबिक करीब 14,000 विदेशी सैनिक अभी अफगानिस्तान में हैं, जो अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग, सलाह और मदद देंगे। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर एशिया के विमान में मारे गए 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। राहत दल का मानना है कि अभी भी कई यात्री अब भी अपनी सीटों से बंधे हो सकते हैं। विमान का मलबा और शव जावा सागर के 5 किलोमीटर जल क्षेत्र में फैले हैं, जबकि अब तक 162 में से 22 शव ही बरामद हो पाए हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर की खोज के लिए दुर्घटना स्थल पर छानबीन की, लेकिन खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आई। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक उनकी प्राथमिकताओं में 2 काम मुख्य हैं। पहला, विमान के मलबे के सबसे बड़े हिस्से का पता लगाना, और दूसरा, ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट रिकॉर्डर को खोजना। एयर एशिया ने बताया है कि 90 से अधिक पोत बचाव अभियान में जुटे हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। किम ने अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों और परमाणु कार्यक्रम पर उठाए जा रहे सवालों को गलत बताया। ये बातें किम ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कही। वहीं उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ 7 साल से रुकी उच्च स्तरीय बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। दक्षिण कोरिया की तरफ से आए प्रस्ताव के जवाब में किम जोंग उन ने कहा है कि वो उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ता है, जिससे इलाके में परमाणु युद्ध का खतरा गहरा जाता है। इसके अलावा उत्तर कोरियाई नेता ने दोनों देशों के बीच विशेष आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा। इटालियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक करीब 400 प्रवासियों से भरा हुआ एक व्यापारिक समुद्री जहाज इटली की तरफ आ रहा है। हालांकि इसमें चालक दल का कोई सदस्य नहीं है। जहाज को अब इटालियन कोस्ट गार्ड ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। द इजादीन नाम के इस जहाज पर सिएरा लियोन का झंडा लगा हुआ है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर चालक दल के सदस्य कहाँ गए। इससे पहले बुधवार को द ब्लू स्काई एम नाम के एक जहाज से 970 प्रवासियों को बचाया गया था। इसके चालक दल के सदस्य भी जहाज को ऑटो पायलट मोड में डालकर चले गए थे। माना जा रहा है कि वो लोग मानव तस्कर थे और जहाज में ज्यादातर लोग सीरियाई और कुर्द थे। इटली के समुद्र में बीते रविवार को नाव में आग लग गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान गई थी, जबकि 407 लोगों को बचा लिया गया था। ये नाव ग्रीस से इटली जा रही थी। दक्षिण अमेरिकी देश हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग राष्ट्रपति मिशेल मार्टेले के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि देश में सरकार तो बदली है, लेकिन हालात नहीं बदले। हम देख रहे हैं कि सरकार वो लोग चला रहे हैं जिन्हें भूखे लोगों की कोई फिक्र नहीं है, और न ही उन लोगों की चिंता है जो मुसीबत में हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हैती के अलग अलग शहरों में बीते कुछ हफ्तों से प्रदर्शनों का दौर जारी है और प्रधानमंत्री लॉरेंट लोमेथे इस्तीफा दे चुके हैं। आज हम देख सकते हैं कि पैसा बस कुछ लोगों के हाथों में है और ज्यादातर लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। हैती दक्षिण अमेरिका का गरीब देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। साल 2010 में आए भूकंप ने हैती को बर्बाद करके रख दिया था, जिससे हैती अब तक उबर नहीं पाया है। इंडिया की मॉम ने मंगल ग्रह पर सेंचुरी लगा दी है। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भारत के मंगलयान के 100 दिन पूरे हो गए हैं और अच्छी बात यह है कि इन 100 दिनों में सब कुछ कुशल मंगल है। 24 सितंबर 2014 को जब मंगलयान ने 9 महीने के लंबे सफर के बाद मंगल की कक्षा में कदम रखा था, तब पूरी दुनिया हैरान हो गई। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जो पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक सही सलामत पहुंच गया था। तब से अब तक 100 दिन बीत चुके हैं और मंगलयान लगातार मंगल की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इन 100 दिनों में भारत के मंगलयान ने मंगल ग्रह की कई तस्वीरें और आंकड़े भी भेजे हैं, जिनका अध्ययन बेंगलुरु और अहमदाबाद में हो रहा है। मंगलयान को मंगल ग्रह का एक चक्कर लगाने में 72 घंटे 51 मिनट और 51 सेकंड लगते हैं।
100 दिनों के बाद भी मंगलयान में लगे सभी 5 उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। जनवरी को बराक ओबामा भारत बतौर मेहमान आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अपनी साजिशें रच रहा है। हर दिन उसकी तरफ से कोई ना कोई नापाक चाल सामने आती है। एक बार फिर से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है और बीएसएफ के जवानों ने उनको लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इतना ही नहीं, एक बार फिर से पाकिस्तान की 2 नावों को पोरबंदर बंदरगाह के पास देखा गया, जिसे भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने घेर लिया है और जल सीमा में एंटी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। लेकिन ये बेहद चिंता का विषय है कि पाकिस्तान जल और थल दोनों सीमाओं पर भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और इसी प्रॉक्सी वॉर की आड़ में वो देश में घुसपैठ कराने की भी साजिश रचता रहा है और रच भी रहा है। लेकिन भारतीय जवानों ने, भारतीय खुफिया एजेंसीज की अगर बात करें तो वो शाबाशी के पात्र। पड़ोसी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई आपको चैन से रहने देता है और खुद भी चैन से रहता है, और कोई न खुद से चैन से रहता है और ना ही किसी और को रहने देता है। और ऐसे ही पड़ोसियों में शुमार है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 31 दिसंबर की रात जब हम और आप जश्न मनाने में जुटे थे, तभी पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो केटी बंदर की एक मछली पकड़ने वाली नाव घात लगाकर भारत की ओर बढ़ रही थी, वो भी हमें तबाह करने के पूरे सामान के साथ। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों को खबर थी कि पाकिस्तान ये नापाक साजिश रच रहा है और अपनी जानकारी के आधार पर उन्होंने 31 दिसंबर की रात ऑपरेशन चलाया और उस नाव को तबाह होना पड़ा। नए साल का जश्न जहां पूरे देश को खुशियों से सराबोर कर रहा था, वहीं देश की सीमाओं पर साजिश का साया था। इकतीस दिसंबर की रात जितनी सर्द थी उतनी ही बारूदी भी। भारत पाकिस्तान सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी तो गुजरात के रास्ते एक और आतंकी साजिश भारत की ओर बढ़ रही थी। ये बोट शायद एक बार फिर से भारत को दहलाने की तैयारी में थी, क्योंकि 26/11 के लिए भी आतंकियों को पानी के रास्ते ही सप्लाई किया गया था और एक बार फिर से कुछ वैसा ही होने जा रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को खबर मिली थी कि कराची के केटी बंदरगाह से एक बोट अरब सागर में आ तो रही है, लेकिन इसके इरादे धमाकेदार हैं। जब वार्निंग नहीं सुनी, लाउड हेलर पे हमारे कुछ वार्निंग शॉट अक्रॉस द बाउज, एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, उसके हिसाब से हमारे जो कमान अधिकारी है उन्होंने पूरा फॉलो किया। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया। इसी जानकारी पर काम करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। जब जानकारी के मुताबिक नाव नजर आई तो करीब 350 किलोमीटर की दूरी से उसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। हमारा जो जहाज है वो भी वहां पहुंच गया। जब उस जहाज ने उसको कन्फ्रंट किया तो उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है जैसे भी है, बट उसको एक तरह से कॉर्नर कर दिया था हमारे जहाज ने। नाव भारतीय जल सीमा से भागने लगी। जब उसका पीछा किया गया तो बोट की स्पीड बढ़ी। बोट को रोकने की कोशिश हुई तो ये समुद्र में ही धमाके के साथ तबाह हो गई। कोई शक नहीं है कि ये एक टेररिस्ट बोट थी। 2 बातें साफ जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब वो गिर गए तो उन्होंने अपने आप को ब्लो अप किया। अगर वो स्मगलर होते, मान लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तो स्मगलर अपने आप को सरेंडर कर देता, वो जेल हो जाती, कोर्ट केस चलता। लेकिन जो मोटिवेशन चाहिए अपने आप को ब्लो अप करने की, वो सिर्फ टेररिस्ट में होती है। बोट में 4 लोगों के सवार होने की भी खबर पहले से थी, लेकिन उनका खुद को उड़ा लेना ये साबित करता है कि ये सोची समझी साजिश थी।
खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये लश्कर के ही आतंकी थे जो 26/11 जैसे हमले की फिराक में समुंदर से रास्ता तलाश रहे थे। पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जंग के जरिए वो हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता, तो एक ही तरीका उसने निकाला है कि आतंकवाद के जरिए इसको प्रॉक्सी वार जारी रखो। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कहा कि सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा भारत के खिलाफ उठाया जाना चाहिए। मजे की बात तो ये है कि पिछले साल से अब तक जितनी बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है वो अपने आप में रिकॉर्ड है और पाकिस्तान एक बार फिर हम पर तोहमत लगा रहा है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर उल्लंघन का ठिकरा भारत के सर फोड़ा था। We summoned the Indian Deputy High Commissioner. We lodged a strong protest that our soldiers were asked, invited for a meeting with white flags, and then they were ambushed. We have demanded that India investigate this incident and give exemplary punishment to those who are responsible for it. हालांकि भारतीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाक घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और सीज फायर उल्लंघन उसका ही एक पहलू है। अगर गौर किया जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि लश्कर की गतिविधियां एक बार फिर से भारत में तभी से बढ़ रही हैं जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना दौरा 26 जनवरी के लिए घोषित किया है। दरअसल पाकिस्तान अपने देश की आग बुझाने से कहीं ज्यादा भारत में आग लगाने में दिलचस्पी लेता रहा है, क्योंकि जब यहाँ आग लगी रहेगी तभी वो कश्मीर मसले की रोटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेकता रहेगा, भले ही उसके अपने हाथों में भी छाले पड़ रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर जापान से, जहां जापान का भविष्य संकट में पड़ गया है। इसलिए नहीं कि यहां अर्थव्यवस्था एक बार फिर गिरने लगी है, बल्कि इसलिए कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली युवा पीढ़ी ही खतरे में है। दरअसल जापान में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद लगातार घटती जा रही है और आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। तरक्की की सीढ़ियों पर पहले पायदान पर रहने वाले जापान के लिए यह बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब युवा शक्ति ही नहीं रहेगी तो बूढ़ा जापान कस्तम पर विकास की बातें करेगा। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के युवाओं की संख्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि देश की उन्नति में सबसे ज्यादा योगदान देश की युवा शक्ति का होता है। चीन और भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच जो अहम बात है वो ये कि इस वक्त भारत में युवा जनसंख्या चीन से कहीं ज्यादा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 356 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से लेकर 24 साल के बीच है, जबकि चीन में 269 मिलियन युवा जनसंख्या है। इंडोनेशिया में 67 मिलियन और अमेरिका में 65 मिलियन युवा हैं, जबकि जापान इस वक्त दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है। कई एशियाई देश ऐसे भी हैं जो अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की कमी। जी हाँ, जापान इस वक्त जन्म दर के आंकड़े में लगातार आ रही गिरावट के चलते खासा परेशान है। जापान में साल 2014 में जन्म लेने वाले बच्चों की तादाद काफी कम रही। जापान सरकार के मुताबिक साल 2014 में 2013 की तुलना में 9,000 कम बच्चों ने जन्म लिया। – 2014 में नवजात बच्चों की संख्या घटकर 10 लाख हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवजात शिशुओं की संख्या में कमी पिछले 4 साल से लगातार हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक जापान में मृत्यु दर में आई गिरावट इसकी सबसे बड़ी वजह है। पिछले साल जापान में मृतकों की तादाद मात्र 13 लाख दर्ज की गई। जापान में आबादी घटने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। बच्चों के जन्म और पालन पोषण का बढ़ता खर्च, कामकाजी महिलाओं की बढ़ती तादाद, ज्यादा उम्र में शादी,
अविवाहितों की बढ़ती आबादी, घर के माहौल और सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव। अगर हालात यही रहे तो विश्लेषकों के मुताबिक 2050 तक जापान की आबादी घटकर महज 9 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ के बीच हो सकती है, जो कि काफी चिंताजनक है। साल 2010 में जापान की आबादी सबसे ज्यादा 12 करोड़ थी और तभी से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की आबादी घटने से जापान के जीडीपी और विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा और साल 2060 तक 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या तकरीबन 40% तक पहुंच सकती है। जापान की चिंता जायज है क्योंकि बूढ़ा देश उन्नति नहीं कर सकता और वो भी तब जब उसका पड़ोसी चीन जैसा देश हो। चीन ने इसी समस्या से निजात पाने के लिए कुछ वक्त पहले ही वन चाइल्ड पॉलिसी को तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माउंटेनियर्स के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई किसी सपने से कम नहीं और अब ये राह और भी आसान हो गई है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की फीस लगभग आधी कर दी गई है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची इस चोटी पर चढ़ने की ख्वाहिश कईयों की होती है, लेकिन इसके लिए मजबूत कलेजे और सेहत के साथ साथ भारी जेब भी चाहिए, जिस वजह से कई बार हिम्मत और जज्बा होने के बावजूद भी आर्थिक कारणों के चलते लोग अपने इस सपने को सच नहीं कर पाते। लेकिन नए साल में नेपाल सरकार ने पर्वतारोहियों की फीस को आधे से ज्यादा कम कर एक नया तोहफा दिया है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को फिलहाल $25,000 यानी करीब 15.56 लाख रुपए फीस चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब इसके लिए $11,000 यानी लगभग 6.82 लाख रुपए फीस के तौर पर चुकाने होंगे। तो वहीं 7 लोगों के ग्रुप में चढ़ाई करने वाले लोगों को कुल $70,000 देने होंगे। एवरेस्ट के अलावा दूसरे कई पहाड़ों पर चढ़ने की दरों में भी कमी आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल में है। नेपाल में हिमालय की 2000 से ज्यादा चोटियां हैं। इनमें से 326 विदेश पर्वतारोहियों के लिए खुली हैं। माना जा रहा है कि नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए 100 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाने जा रही है। फिलहाल ये खबर उन लोगों के लिए बहुत राहत देने वाली होगी जो पैसों के चलते एवरेस्ट पर चढ़ाई के सपने को महज सपना समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब वह लोग भी कम पैसे में अपने इस सपने को उड़ान दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आपको दिखाते हैं अब एक टाइगर की हंगरी डाइव, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे अपना भोजन लपकने के लिए टाइगर ने 10 फीट ऊंची जंप लगा दी। शॉट्स देखिए, तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देंगी। तस्वीरें दरअसल साउथ अफ्रीका की हैं, जहां सफारी में घूमने आए एक विजिटर ने जैसे ही शेर के पास उसका खाना फेंका तो भूखे टाइगर ने कैसे जंप लगाया, ये देख लीजिए। द वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।